देखिए, एमपीपीएससी 2023 के जो इंटरव्यू हैं 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। सभी लोग 23 वाले हैं कि कुछ 24 वाले भी हैं? अच्छा, आपको 24 के हैं, बाकी 23 वाले हैं। हाँ, तैयारी तो सेम ही है। खैर, तैयारी में अंतर कहाँ पर आएगा? करंट अफेयर्स में अंतर आ जाएगा, है ना। बाकी 23 और 24 के इंटरव्यू की तैयारी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला। तो हमने दोनों के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया है। 3 दिवसीय ये प्रोग्राम रहेगा और इसमें इंटरव्यू संबंधी संपूर्ण जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद फिर मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट कराए जाएंगे। इसमें इसकी बेसिक जानकारी से लेकर के एडवांस लेवल की जानकारी आपको उपलब्ध होगी। इसको अटेंड कर लेने के बाद आपको कोई डाउट वैसे तो नहीं रहेगा, डाउट रहता है तो आप उससे पूछ सकते हैं उसके बाद, है ना। बेसिक जानकारी मैं आज बताऊंगा कि इंटरव्यू में क्या क्या आपको पूछा जाता है, किस तरह से पूछा जाएगा और किस तरह से उसका जवाब आपको देना है। अभी हम ये पढ़ेंगे कि अभी आपको क्या करना है ना, इंटरव्यू की तैयारी के संबंध में क्या क्या आपको करना है, और इसके बाद मैं बताऊंगा कि इंटरव्यू देते समय आपको क्या करना है। मतलब आज की स्थिति में आपको किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, और जब इंटरव्यू आपका होगा तो उस समय जो है आपको किस तरह से इंटरव्यू देना रहेगा। ये सारी चीजें जो है आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये 2023 और 24 दोनों के लिए ये प्रोग्राम है। मतलब 2023 में जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए भी है और 24 में जो देंगे उनके लिए भी है। और 24 का जो इंटरव्यू होने वाला है वो अगस्त में प्रस्तावित है, उसकी डेट बाद में आई। पहले हम समझेंगे कि इंटरव्यू में क्या आपसे डिमांड की जाती है, यानी आपको आपके क्या देखा जाता है आप में। जो इंटरव्यू लेने वाला जो व्यक्ति है वो आप में क्या देखता है, या आपको किन चीजों पर ध्यान रखना है। दोनों का मतलब सेम ही है ना। तो इसमें मैंने बताने का प्रयास किया है कि जो साक्षात्कार या जो इंटरव्यू होता है वो आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, क्योंकि नॉलेज का टेस्ट आपका हो चुका है। आपने प्री पास किया है, मेंस पास किया है, तो इसमें आपका नॉलेज टेस्ट हो चुका है। आपका सिर्फ यहाँ पर टेस्ट क्या होगा? पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है ये मेनली। व्यक्तित्व के परीक्षण में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या वो देखते हैं, मतलब आपकी पर्सनैलिटी में क्या क्या चीजें समाहित है, वो आपसे क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप किस तरह से उसको मतलब क्या आप प्रस्तुत करें, किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करें। ये चीज वो जो है आपसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको आपके अंदर देखना चाह रहे हैं। तो व्यक्तित्व परीक्षण में क्या क्या चीजें आपको वहां पर दिखानी है, मतलब वो क्या उम्मीद आपसे कर रहे हैं, वो चीज मैं यहाँ पर सबसे पहले बताने वाला हूँ। मतलब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है दृढ़ता। अब दृढ़ता कैसे है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब किसी चीज में दृढ़ हो जाना, यानी आपने जो बोल दिया तो वो पत्थर की लकीर हो गई, है ना। मतलब उस पर आपको अडिग रहना है ना। इसी के आधार पर आपको कॉन्फिडेंस भी चेक होता है। कई बार क्या होता है कि आपसे उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया और वो आपको जो है, आप सही बोल रहे हैं लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं, तो आप तो गलत ही बोल रहे हैं, ऐसा तो ये है ही नहीं, है ना। मतलब आप बोल रहे हैं सही, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए आप में दृढ़ता है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए आपको जो है वो उकसाएंगे, ताकि आप जो है विचलित हो जाएं, आप अपना आंसर चेंज कर दें। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। तो ये जो है दृढ़ता इससे टेस्ट होती है कि आप अपने आप पर दृढ़ है कि नहीं, आपने जो आंसर दिया है, आपने जो जवाब दिया है उस पर आप कॉन्फिडेंट है कि नहीं। तो दृढ़ता और आत्मविश्वास एक साथ चेक होते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हो कि एक बार आपने जो आंसर दिया है तो अगर वो सही है तो आपको जो है उस पर अडिग रहना है, उसको जो है आपको चेंज नहीं करना है। कितना भी आपको बोलें, तो बार बार जो है आपको बोलेंगे कि आप जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, जबकि आप सही हैं। तो आपको जो है बहुत विनम्रता पूर्वक बोलना है, सर मेरे अनुसार इसका आंसर सही है, फिर भी मैं इसको चेक करूंगा, इस तरीके से।
विनम्रता पूर्वक आपको उनको जो है जवाब देना है, सेटिस्फाई करना है। बार बार कितनी बार भी जो है आपको जो है उकसाएंगे, लेकिन आपको जो अपना आंसर कभी भी चेंज नहीं करना। अगर आपने गलती से कुछ गलत बोल दिया है तो फिर आपने उसको सुधार कर सकते हैं। आप 100% सही हैं, फिर आपको डरना ही नहीं है ना। तो दोनों चीजें चेक हो जाती हैं, दृढ़ता और आत्मविश्वास। इसके बाद आता है दृष्टिकोण। किसी समाज को लेकर के, किसी धर्म को लेकर के कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे आपका दृष्टिकोण चेक होता है कि आप उस समाज के प्रति, उस धर्म के प्रति आपकी धारणा, आपका दृष्टिकोण संकुचित है या व्यापक है ना। आप हिंदू हैं, किसी दूसरे धर्म के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो आप जब जवाब देंगे तो उनको पता चल जाएगा कि आप इस धर्म के प्रति किस तरह से आप भावना रखते हैं। आपका जो विचार है, आपका जो दृष्टिकोण है, संकुचित है, व्यापक है, आप उस हिसाब से जवाब देंगे। तो जवाब देते समय आपको बहुत संतुलित रहना है, संतुलित रूप में आपको जवाब देना है। इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। इसके बाद आता है धैर्य, पेशेंस रखा जाता है। पेशेंस की भी इसमें जो है टेस्टिंग होती है, पेशेंस का भी परीक्षण होता है। पेशेंस का कैसे परीक्षण होता है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, अति उत्साही हो जाते हैं। आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप जो है जो पूछा गया वो बता देंगे, 3-4 चीजें और बता देंगे। तो ये चीज नहीं करना है, आपको जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना है। इससे जो है धैर्य चेक होता है। इसके अलावा आपको जो है बार बार उकसाने का प्रयास करते हैं, आपको जो है पेशेंस रखना है। आपको कुछ गलत शब्द यूज नहीं करना है वहां पर, है ना, कुछ गलत हरकत नहीं करना है, नहीं तो वो बहुत नेगेटिव हो जाता है, उसमें सीधे मार्क्स कट जाते हैं, है ना। पेशेंस रखते हुए शांति भाव से जो है आपको आंसर देना है, सहज भाव से, है ना। सहजता, सरलता, वास्तविकता, ये चीजें जो है बहुत ज्यादा ध्यान रखी जाती है ना। आपसे पूछा गया कि भाई लाडली बहना योजना कब प्रारंभ हुई, तो आपने प्रारंभ हुई वो बता दिया, और ये किसके लिए है और इसमें कितनी राशि दी जाती वो भी बता दिया। तो आपने उनके 3 आंसर, 2 आंसर जो है उन्होंने आपने खा लिए। अगर आप केवल एक आंसर देते, बाकी आंसर नहीं देते, तो फिर वहीं से वो क्रॉस क्वेश्चन करते कि भाई इसमें कितनी राशि दी जाती है, इसका क्या उद्देश्य है। आपने उद्देश्य भी बता दिया और राशि भी बता दी, तो 2 क्वेश्चन जो और होने वाले थे वो उनके कम हो गए, फिर वो दूसरे क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो इसलिए जो आपको पूछा जाए केवल उतना ही जवाब दें और उनके प्रश्न का इंतजार करें। तो इससे धैर्य का परीक्षण हो जाता है कि आप में पेशेंस है कि नहीं। आपकी प्रवृत्ति यानी सोच कैसी है, आप किस तरह सोच रखते हैं किसी के प्रति, किसी समाज है, किसी जाति है, किसी धर्म है, उसके प्रति आपकी सोच का इसमें परीक्षण होता है, उसका पता लगाया जाता है। मेच्योरिटी लेवल जो है बोलचाल से वो पता लगा लेते हैं। इसका पता जो है साइकोलॉजिस्ट ज्यादा लगाते हैं। आपका इंटरव्यू जो होगा तो उसमें 4 से 5 मेंबर होते हैं, उसमें एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है जो आपके हाव भाव देखता है ना। आपके हाथ पैर देखेगा कि हाथ पैर हिल तो नहीं रहे हैं। जब कॉन्फिडेंस कम होता है तो हाथ पैर हिलने लगते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो देखता है, बहुत ध्यान से चीजें देखता है, क्वेश्चन भी पूछता है और वो देखता भी है। आपको पता नहीं चलेगा कि कौन साइकोलॉजिस्ट है, लेकिन वो एक रहता है ना। तो मैच्योरिटी लेवल जो है साइकोलॉजिस्ट द्वारा देखा जाता है। सोच कैसी है, सकारात्मक है, नकारात्मक है। ये सोच किसी सरकार के प्रति भी हो सकती है, किसी जाति के प्रति हो सकती है, किसी वर्ग के प्रति हो सकती है, किसी धर्म के प्रति हो सकती है, या किसी संस्था के प्रति हो सकती है ना। तो आपको जो है कोई किसी संस्था के बारे में, किसी वर्ग के बारे में, किसी जाति के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। देखिए, उनके क्वेश्चन पूछने के पीछे बहुत गहरा रहस्य होता है, तो वो आपको समझना है कि ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है हमसे। कुछ ना कुछ उसके पीछे रहता है लॉजिक, है ना। आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, लेकिन कुछ ना कुछ चीज उसमें छिपी हुई है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आपने समझ लिया तो आप अच्छा आंसर दे देंगे, वो उनको सेटिस्फाई करेगा। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे बोलते हैं कि हमने तो सारे प्रश्नों के जवाब दिए लेकिन हमें मार्क्स कम मिले, लेकिन आपने जो जवाब दिए उनके अनुरूप नहीं दिए। वो जो आंसर चाह रहे थे वो आंसर आपने दिया नहीं,
अपने हिसाब से आप सही थे लेकिन उनके हिसाब से सही नहीं थे, है ना। तो सोच का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सोच हमेशा सकारात्मक वहां पर दिखनी चाहिए। किसी योजना के बारे में पूछ लिया गया, आप उसमें सारी नकारात्मक चीजें आपने बता दी, सकारात्मक कुछ बताया नहीं। हर चीज में सकारात्मक नकारात्मक होता है ना। तो वही बात है कि जैसे उसने पूछा वही गिलास खाली भी है, आधा खाली भी आधा भरा भी है, दोनों चीजें है ना। अब वो सोच पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको सोचते हैं, है ना। एक टेबल में गिलास रखा है, उसमें पानी आधा भरा है, उसको आधा भरा भी कह सकते हैं, आधा खाली भी कह सकते हैं। तो आधा भरा है मतलब सकारात्मक सोच, आधा खाली है मतलब नकारात्मक सोच। तो दोनों चीजें हैं, दोनों सही है अपनी जगह, दोनों गलत नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है आप जो है किस तरह से सोचते हैं, है ना। तो मोदी जी कहते हैं कि पूरा ही भरा है ना, आधा पानी से भरा है आधा हवा से भरा, तो ये ज्यादा सकारात्मक हो गया, है ना। तो इस तरीके से सोच हमारी कैसी वहां पर होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, है ना। जहां पर वो आलोचना की बात करें कि भाई इसमें निगेटिव चीज क्या है, तो फिर आपको निगेटिव बताना है, नहीं तो आपको सकारात्मक चीज ही वहां पर बताना है, सकारात्मक तरीके से ही जवाब देना है। सरकार के प्रति रवैया जो है हमेशा सकारात्मक ही आपको दिखाना है ना। सरकार के प्रति रवैया आपका सकारात्मक रहेगा, तभी आप सरकार के अधीन रहकर काम कर पाएंगे, क्योंकि आपको सरकारी क्षेत्र में काम करना है, सरकार के अधीन रहकर काम करना है। अगर आप पहले से नकारात्मक हो गए तो आप फिर काम कैसे कर पाएंगे। तो उन्होंने देख लिया कि यार ये तो सरकार के प्रति बहुत ज्यादा नकारात्मक है, तो आपको नंबर उस हिसाब से देंगे कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता है। प्रश्न उन्होंने पूछा है, उस प्रश्न के पीछे उनकी क्या मंशा है, ये आपने पकड़ लिया तो आप समझ जाओ कि आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। आपने वो पकड़ नहीं पाया कि क्यों ये पूछा है क्वेश्चन, इसके पीछे क्या वजह है ना। उसने पूछ लिया भाई भारत के राष्ट्रपति का नाम बताओ। अब भारत के राष्ट्रपति का नाम तो सबको पता है, तो भारत के राष्ट्रपति के नाम पूछने के पीछे मंशा ये है कि भाई आप उनके नाम के आगे संबोधन लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, आपको पता है कि क्या बोला जाता है ना। किसी मंत्री का नाम पूछ लिया, भाई शिक्षा मंत्री का नाम बताओ, तो मंत्री का नाम सीधे आप ले रहे हैं, तो ये बोल देते हैं कि जो आप नाम ले रहे हो वो आपके फ्रेंड है क्या, आपने कोई नाम के आगे कुछ लगाया नहीं, तो वो बोल देंगे कि आपकी ये फ्रेंड है क्या, है ना। तो इस तरीके से जो है बहुत जनरल चीजें पूछी जाएंगी, लेकिन उस प्रश्न के पीछे कोई ना कोई भाव, कोई ना कोई मंशा उनकी रहती है ना। तो किस व्यक्ति के नाम के पीछे क्या आपको संबोधन लगाना है ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से भी वो क्वेश्चन पूछते हैं जो बहुत सिंपल रहते हैं, लेकिन आपको जैसे मंत्री है तो मंत्री के आगे माननीय लगाया जाता है ना। मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, सांसद है, विधायक है। कोई न्यायाधीश का नाम पूछा है तो न्यायमूर्ति लगाया जाता है, राष्ट्रपति राज्यपाल के आगे महामहिम लगाया जाता है। तो ये इस तरीके से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। कभी कभी क्या होता है, उन्होंने पूछा, वही मैंने बताया कि पेशेंस नहीं होता है, उन्होंने पूछा कोई नाम, तुरंत आपने ले दिया, उसके आगे कुछ लगाए नहीं, तो वो गड़बड़ हो जाती है ना। नाम तो आपने सही बताया, लेकिन जो चीज वो चाह रहे थे वो आपने नहीं बताया। नाम थोड़ी वो चाह रहे थे, नाम तो सबको पता है, उनको भी पता है कि आपको पता होगा, लेकिन उसके आगे क्या आपको लगाना है, आप लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं संबोधन, ये खास बात है। ठीक है। प्रशासनिक गुण आप में है कि नहीं, जो प्रशासन में गुण चाहिए वो आप में है कि नहीं, इसकी पहचान उनके द्वारा की जाती है, इसका परीक्षण उनके द्वारा किया जाता है। इसलिए पूछा जाता है कि भाई आप अपने कोई 3 स्ट्रेंथ बताइए, 3 जो है वीकनेसेस बताइए, या आपको हम सिलेक्ट क्यों करें, आप में कौन से ऐसे गुण हैं जिस कारण से आपको हम सिलेक्ट करें। तो इस तरह से चीजें जब पूछते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि वो जानना चाह रहे हैं कि आप में प्रशासनिक गुण है कि नहीं, प्रशासनिक अधिकारी आप बनना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से इन सभी चीजों की पहचान उनके द्वारा की जाती है, उसके आधार पर आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये है इंटरव्यू में, इंटरव्यू लेने वाला ये आप में देख रहा है, आपके अंदर ये देख रहा है, यही जो है इंटरव्यू का खास सार है। अब हम आगे समझने वाले हैं कि इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे होती है, इंटरव्यू की तैयारी क्या है, इंटरव्यू की तैयारी में क्या होता है। तो इंटरव्यू की तैयारी मूलतः मुख्य रूप से
व्यक्तित्व विकास की तैयारी होती है ना। मतलब आपके व्यक्तित्व का विकास करना ही जो है इंटरव्यू की तैयारी। तो व्यक्तित्व के विकास में किस तरह के विकास आते हैं? व्यक्तित्व के विकास में जो है खास तौर से 3 तरह के विकास सम्मिलित होते हैं। मतलब ये सारे आप विकास आपने कर लिए तो आपकी इंटरव्यू की तैयारी हो गई। 3 तरह के विकास, इसमें एक शारीरिक विकास है, एक मानसिक विकास है, एक ज्ञान का विकास है ना। यही है व्यक्तित्व का विकास और यही है इंटरव्यू की तैयारी। इसमें सारी चीजें समाहित हो जाएंगी। मैं आगे एक एक करके इन्हीं का हम आगे अध्ययन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो शारीरिक विकास क्यों किया जाता है? शारीरिक विकास करने के पीछे जो मकसद होता है वो होता है सुंदरता में वृद्धि, स्मार्ट दिखना, ब्यूटीफुल दिखना, है ना। क्योंकि फर्स्ट जो इंप्रेशन होता है वो इसी का होता है ना। मतलब आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जो रूम है जहां पर इंटरव्यू आपका होना है, वहां पर आप इंटर करेंगे तो सबसे पहले आपका चेहरा ही दिखेगा, है ना। तो वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। तो ये आपका जैसे कलर है, कलर तो खैर चेंज होगा नहीं, है ना, कलर तो वही रहेगा। लेकिन उसी आपका जो रंग रूप है उसी को और ज्यादा संवारा जा सकता है, उसी को और ज्यादा अच्छा किया जा सकता है, स्मार्टनेस बढ़ाई जा सकती है। उसके तरीके यहाँ पर हमें देखना है कि किस तरीके से हम जो है अपने आप को स्मार्ट बना सकते हैं, हमने सुंदर बना सकते हैं। क्योंकि पहला इंप्रेशन यही है, सबसे पहले आपका वो जो है आपकी बॉडी दिखिए, है ना। तो इसको जो है कैसे बेहतर करना है ये हम आगे जानेंगे। मानसिक विकास, इस व्यक्तित्व को, हमारा जो पर्सनैलिटी उसको कैसे अट्रैक्टिव बनाना है, आकर्षक बनाना है, मानसिक विकास के माध्यम से ये किया जाता है। ज्ञान का विकास, आत्मविश्वास में वृद्धि, इसके माध्यम से की जाती है। देखो आत्मविश्वास का ही खेल है, इंटरव्यू आत्मविश्वास पर पूरी तरीके से आधारित है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर बहुत प्रॉपर है तो आप समझो कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मविश्वास, है ना। इन सब चीजों के साथ साथ जिस तरीके से किसी युद्ध को जीतने के लिए साहस जरूरी होता है ना। साहस के बिना युद्ध नहीं जीत सकते। आपके पास कितने भी अस्त्र कुछ भी हो, आप में साहस नहीं है तो अस्त्र क्या करेंगे? क्योंकि चलाना तो आपको पड़ेगा, आप चला ही नहीं पाएंगे डर की वजह से, है ना। तो युद्ध को जीतने के लिए साहस बहुत जरूरी होता है। इसी प्रकार से किसी एग्जाम को फेस करने के लिए, खासतौर से इंटरव्यू को फेस करने के लिए, इंटरव्यू में बेहतर परफॉर्म करने के लिए हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत प्रॉपर होना चाहिए। लेकिन अति आत्मविश्वास खतरनाक होता है, ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। अति आत्मविश्वास जो है घातक हो जाता है। वहां पर अगर आपने अति आत्मविश्वास दिखाया तो मान के चलो कि प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। उतावलापन दिखाया, आपने उनकी बात को काटने का प्रयास किया तो मान के चलो कि जो है बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने उनसे बहस की, उनकी जो बात है उसको आपने काटा तो मान के चलो कि नंबर बहुत कम मिल रहा है। कई लोगों के बहुत कम नंबर इसलिए मिलते हैं, है ना। ठीक है, तो इस पर और हम बात करेंगे, कैसे हमें इंटरव्यू देना है उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। शारीरिक विकास कैसे करना है? शारीरिक विकास में 2 तरीके के विकास होते हैं, एक बाहर की सुंदरता, एक अंदर की सुंदरता, है ना। तन सुंदर और मन सुंदर, है ना। तन भी सुंदर होना चाहिए और मन भी सुंदर होना चाहिए, है ना, तभी तो सुंदरता रंग लाएगी, है ना। केवल आप ऊपर से सुंदर हैं, अंदर से आप सुंदर नहीं है, है ना। अंदर आपके दिमाग में जो है कचरा भरा है तो कुछ नहीं होगा, है ना। क्योंकि सिर्फ देखने भर से काम नहीं चलेगा। जब आपसे कुछ चीज पूछी जाए आप प्रॉपर तरीके से आपको जवाब ही देना पड़ेगा, है ना। तो बाह्य सुंदरता को कैसे हम बेहतर बनाएंगे, आंतरिक सुंदरता कैसे निखारेंगे, इसको लेकर के बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। वो आपको अभी से करना है या और पहले से भी करने थे, है ना। ड्रेसअप बहुत प्रॉपर रखना है, क्योंकि ड्रेसअप जो है सबसे पहले वही दिखता है ना। ड्रेसअप जो है आपकी पर्सनैलिटी के अनुकूल होना चाहिए, मौसम के अनुकूल होना चाहिए और
हमारी संस्कृति के अनुकूल होना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी के अनुकूल होना चाहिए, है ना। ड्रेसअप, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी का ड्रेसअप जो है उसकी जो पर्सनैलिटी उसके हिसाब से होना चाहिए, कलर के हिसाब से। जैसे अब कोई किसी का कलर फेयर है तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो जो है डार्क भी शर्ट पहन सकता है और लाइट भी पहन सकता है। हालांकि लाइट ही यहाँ पर चलती है ना, बहुत ज्यादा डार्क, बहुत ज्यादा तड़क भड़क वाले कपड़े तो पहन ही नहीं सकते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है ना। तो आपकी जो ड्रेस होना चाहिए वो जो है आपकी पर्सनैलिटी के अनुरूप होना चाहिए, आप में जो है वो खिले, अच्छी लगे। और सबसे मेन चीज होती है आपको अच्छी लगना चाहिए, है ना। जब आपको अच्छी लगेगी तो सामने वाले को भी अच्छी लगेगी, स्वाभाविक बात है। आपको जब अच्छी ड्रेस लगती है तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, इसीलिए हम ये ड्रेसअप पर ज्यादा ध्यान देते हैं। कटिंग वगैरह प्रॉपर होना चाहिए, शूज वगैरह जो है लेस वाले शूज इसमें पहने जाते हैं। लड़कियां जो है, महिलाएं हैं, सैंडल बहुत सिंपल पहनना चाहिए, ऊंची हील की पहनेंगे तो दिक्कत आएगी, वहां तो खैर पहन ही नहीं सकते हैं। लड़कियां साड़ी सोबर कलर हो, क्रीम कलर जो होता है वैसा कलर ज्यादातर पसंद करती हैं लड़कियां, और लड़कियों को साड़ी ही पहन के जाना चाहिए, भारतीय संस्कृति के अनुकूल है। और उससे क्या है कि मेच्योरिटी दिखती है ना। साड़ी पहनने के पीछे जो मकसद होता है वो ये होता है कि मेच्योरिटी ज्यादा दिखती है ना, मतलब एज ज्यादा दिखती है। उनको क्या है, मेच्योर व्यक्ति चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए जिसकी हाइट कम है वो अगर सलवार सूट पहन के जाएगी तो और ज्यादा वो छोटी दिखेगी, तो उनको ऐसा दिखना चाहिए कि भाई ये मेच्योर है और प्रशासन चला पाएगी, एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर जो है एक सही ढंग से काम कर पाएगी, अपनी जिम्मेदारी निभा पाएगी, इस तरह का व्यक्ति चाहिए उसको प्रशासन। तो मेच्योरिटी ज्यादा देखे, इसलिए जो है गर्ल्स को साड़ी पहनना पड़ता है, पहनना चाहिए, है ना। लड़के हैं तो उनको जो है अगर अभी जैसे ये समय चल रहा है तो इसमें ब्लेजर पहन सकते हैं। जैसे ब्लेजर पहनना अच्छा रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी है तो ब्लेजर नहीं पहनना चाहिए क्योंकि वहां पर फिर प्रॉब्लम आती है। और बिना ब्लेजर के टाई लगाना सही नहीं माना जाता है। अगर आप ब्लेजर पहन के जा रहे हैं तो फिर टाई लगाएं। लड़कियां भी जो है ब्लेजर पहन सकती हैं, लेकिन साड़ी में मैच होना चाहिए, तो लड़कियां भी ब्लेजर पहन सकती हैं, मतलब अच्छी चीज है। आजकल लड़कियां पहन रही हैं इंटरव्यू में ब्लेजर, है ना। तो इस तरीके से कटिंग वगैरह बहुत प्रॉपर इसमें रखनी होती है। ये तो बाह्य सुंदरता की मैंने बात बताई है, इसमें वही मैंने बताया कि ड्रेसअप जो है बहुत सोबर, मौसम और प्रशासनिक अधिकारी और भारतीय संस्कृति के अनुकूल होना चाहिए। बाल है, मूंछ है, दाढ़ी की जो प्रॉपर कटिंग होना चाहिए, जिससे जो है व्यक्ति सोबर दिखता है, अच्छा दिखता है, एक प्रशासनिक अधिकारी जैसा दिखता है। आंतरिक सुंदरता के लिए जो है खान पान में सुधार, दिनचर्या में सुधार, मतलब समय पर उठना है, समय पर सोना है, समय पर जागना है और समय पर खाना लेना है, खाना डाइट प्रॉपर लेना है, पौष्टिक आहार लेना है ना। आजकल जो है ये बाहर का खाना बहुत ज्यादा लोग खाते हैं। आजकल की दिनचर्या बहुत अलग हो गई है। बच्चे ज्यादातर क्या है कि रात भर पढ़ते हैं और दिन भर सोते हैं, इस तरह की दिनचर्या में तो प्रकृति के अपोजिट हो गई है। ऐसा करने से क्या होता है कि बच्चे की नींद नहीं पूरी होती है। नींद नहीं पूरी होने से क्या होता है कि यहाँ पर आंख के नीचे जो है काला पड़ जाता है। कई बच्चों को देखा होगा कि जब जो रात में सोते नहीं, दिन में सोते हैं, तो दिन में आप कितना भी सो लो नींद पूरी कभी होती नहीं, क्योंकि दिन जो है जगने के लिए होता है और रात सोने के लिए होती है। आप प्रकृति के खिलाफ चल रहे हैं तो प्रॉब्लम तो आएगी, क्योंकि सभी लोग जो है दिन में जाग रहे हैं, रात में सो रहे हैं, आप उल्टा कर रहे हैं, तो आपकी नींद तो डिस्टर्ब होनी है। ठीक है, तो अगर ये किसी की दिनचर्या इस तरह की, उसमें सुधार तुरंत करना चाहिए। मॉर्निंग वॉक, सुबह घूमना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन कई बच्चों को तो सुबह वो सूर्य भगवान कब उगते हैं उनको पता ही नहीं चलता होगा, क्योंकि वो देखते ही नहीं है सूर्य भगवान कब उगते हैं, है ना। तो मॉर्निंग वॉक है और योग वगैरह है, अगर करते हैं तो उसका बहुत फायदा होता है। पौष्टिक आहार लेना, फ्रूट वगैरह है, बादाम है, दूध वगैरह है, केला वगैरह लेते हैं, अंकुरित अनाज अगर लेते हैं सुबह तो बहुत फायदा करता है। तो इस तरह से अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है इस समय।
बीमार पड़ना बहुत नुकसानदेह हो जाएगा, है ना। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका मन स्वस्थ रहेगा, है ना। कहते हैं ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। यानी अगर आप स्वस्थ रहे तो आपके विचार भी स्वस्थ रहेंगे, विचार भी अच्छे रहेंगे और अच्छा आप कर पाएंगे, है ना। आपका चेहरा अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि वहां पर जो है यही चीजें देखी जाती हैं। सबसे पहले तो यही देखा जाएगा कि भाई आपका चेहरा एकदम खिला हुआ है कि नहीं, सुबह घूमना है, आपकी दिनचर्या बहुत अच्छी है, आप पौष्टिक आहार ले रहे हैं, तो आपका जो चेहरा एकदम खिला हुआ रहेगा, चेहरे में चमक रहेगी। तो आप ये प्रयास करें कि हमारा चेहरा एकदम चमक उसमें रहे, ताकि उनको देखे कि यार ये है, देखो ये प्रशासनिक अधिकारी है, ऐसे व्यक्ति को हमें चुनना है ना। तो ये चीज जो है उनको लगना चाहिए। तो इस तरह से आपको प्रयास करना है। वही चीज मैंने बताई कि शारीरिक रूप से अपने आप को निरोगी रखना है, स्वस्थ रखना है, अपनी दिनचर्या तथा खान पान बहुत प्रॉपर रखना है, और मॉर्निंग वॉक और योगा वगैरह पर डे करना है। तो इससे जो है आपका जो आपकी बॉडी है स्वस्थ रहेगी और आप जो है निरोगी रहेगी। फिर मानसिक विकास कैसे करना है? मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करना है ना। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब मन में आपको ये बना लेना है कि हमें इंटरव्यू देना है और अच्छा देना है, बेहतर तरीके से हमें इंटरव्यू देना है। तो मन ऐसा आपको बना लेना है ना। एक हमारे यहाँ कहावत चलती है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मतलब मन चंगा है, मतलब मन अच्छा है, तो कठौती में गंगा, मतलब कठौती एक छोटा सा बर्तन होता है, उसमें हम गंगा जो है ला सकते हैं, है ना, अगर मन अच्छा है। तो इस तरीके से मन को अच्छा बनाना है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ाना है ना। उसके लिए जो है अपने आप को तैयार करना है कि भाई हमें इंटरव्यू देना है, बेहतर तरीके से देना है और अच्छे मार्क्स लाना है ना। इसके लिए बहुत सारी चीजें की जाती हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मिरर प्रैक्टिस लोग करते हैं, है ना। और अपने जो दोस्त हैं उनसे जो है डिस्कशन वगैरह किया जाता है। जैसे आप जितने भी जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं उनके साथ एक ग्रुप बना लें, 3-4 लोग ग्रुप बना लें, जो करंट के जो टॉपिक्स हैं, मुद्दे हैं, उन पर डिस्कस करें, बहस करें, एक्सप्लेन करें। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि एक्सप्लेन नहीं कर पाते चीजें। इंटरव्यू लेते हैं हम लोग तो उनको आ तो रहा है, लेकिन उसको उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते जिस तरीके से उनको करना चाहिए। उनको बन रहा है, पता है उनको, तो एक्सप्लेनेशन जो है पावर बढ़ाना है ना। तो उसका तरीका होता है कि आप एक तो मिरर प्रैक्टिस करें, किसी मुद्दे को लेकर के जो है आप बोलें, खड़े होकर के आईने के सामने खड़े होकर के बोलें, और अपने जो मित्र हैं उनके सामने जो है कोई चीज को एक्सप्लेन करें, कोई टॉपिक को ले लें, उसको एक्सप्लेन करें, उसको तैयार करके, और मॉक इंटरव्यू आपको देना है। इसका तरीका है मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू देने से जो है आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज और होती है कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र, कोई क्षेत्र के बच्चे हैं, वहां सब लोग लगभग साथ में रहते हैं, तो अपनी क्षेत्र की बोली जो है वो बोलते हैं, है ना। जैसे बुंदेलखंड के हैं तो बुंदेलखंडी बोलते हैं, मालवी आपस में बोलते हैं। तो वो क्या है, वो टोन वैसी रहती है, तो ये टोन जो है वहां भी आ जाती है। तो इंटरव्यू की एक तैयारी ये है कि आपको जो है वो बोली अभी नहीं बोलना है, आपको जो है खड़ी बोली बोलना है। जिस तरीके से हमें इंटरव्यू जाके देना है, इंटरव्यू में जैसे बात करना है वैसे आप जो है आपस में बात करें। कई लोग, बच्चों की आदत रहती है वो बहुत रफ टफ बोलते हैं, कई बच्चे रहते गाली देकर के बात करते हैं, कहती है ना, यार दोस्त आपस में जो है वो गाली देते हैं एक दूसरे को। तो ये भी क्या एक हैबिट है, वैसी हैबिट हो जाती है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं वो टोन निकल आती है। तो आपको जो है इससे बचना है, ये एक इंटरव्यू की तैयारी होती है। इसके अलावा आपको हैबिट डालना है कि भाई कोई मिले तो गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, है ना, या नमस्ते सर। जैसे हम कहीं जाते हैं तो मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, है ना। तो इस तरीके से चीजें जो है आपको सीखनी है, ये प्रैक्टिस होती है, क्योंकि ये वहां पर आपको करना है। अभी से चीज प्रैक्टिस में आ जाएगी तो आपको फिर वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई बच्चों को बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनकी प्रैक्टिस ही नहीं है ना। तो ये सब चीजें अभी से आप अगर करेंगे तो वहां पर आपको जरा सी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। यही इंटरव्यू की तैयारी होती है। इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं है। इंटरव्यू की तैयारी जो है एक दिन में 10 दिन में नहीं होती, 1 महीने में नहीं होती, लंबा टाइम लगता है।
धीरे धीरे जो है इंटरव्यू होता है। ये जो हम बात कर रहे हैं, आपके शारीरिक विकास, शरीर की सुंदरता बढ़ाना है, बाह्य सुंदरता, आंतरिक सुंदरता, मानसिक विकास, ये जो है एक लंबा समय इसमें लगता है। तो इस तरीके से अगर जो तैयारी करते हैं उनकी प्रॉपर तैयारी होती है और उसमें परफॉर्म भी अच्छा कर पाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जैसे मैंने बताया कि साक्षात्कार के लिए जो भी अभ्यर्थी है उसको अपने आप को तैयार करना है, यानी उसको ये मन में बनाना है कि हमें इंटरव्यू देना है और हमें अच्छे से देना है, तैयारी से देना है, बेहतर तरीके से देना है, अच्छा परफॉर्म करना है। अपने बोलचाल में परिवर्तन तथा उचित शब्दों का प्रयोग करने, मैंने भी बताया कि रफ टफ शब्द का यूज ज्यादा करते हैं, खासतौर से बॉयज, है ना, बहुत कुछ भी बोल देना है ना, तो वो चीज जो है बहुत ज्यादा घातक हो जाती है क्योंकि वो हैबिट में आ जाता है ना। अच्छा व्यवहार करने की प्रैक्टिस करना है, चेहरे पे स्माइल रखना है, तो ये मानसिक विकास के अंतर्गत आता है और इससे जो है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी अच्छा हो जाता है और वो इंटरव्यू में हमें मददगार साबित होता है। इसके बाद ज्ञान का विकास। ज्ञान के विकास के अंतर्गत हमें नॉलेज बढ़ाना है, हमारे पास जो नॉलेज है उसमें वृद्धि करना है। देखिए इंटरव्यू क्या होता है, एक तरीके से रियलिटी शो जैसा है। रियलिटी शो का मतलब होता है कि हमें रियल रहना है, हमारा जो नॉलेज है उसी को हम व्यक्त करेंगे, उसमें कोई बनावटीपन नहीं लाएंगे। जैसे अब टेलीविजन में जो शो चलते हैं उसमें दो प्रकार के शो होते हैं, एक डेली सोप होता है, एक होते हैं रियलिटी। तो डेली सोप में तो एक्टिंग होती है, वो एक्टिंग करते हैं, एक रोल उनको दिया जाता है, उस पर वो एक्टिंग करते हैं। तो ये एक्टिंग नहीं है, ये डेली सोप नहीं है, ये क्या है, रियलिटी शो। हमें जो है रियल रहना है, अपने आप को वास्तविक रूप से वहां पर उनके समक्ष प्रस्तुत करना है, जो हमारा नॉलेज है उस नॉलेज को वहां पर बताना है, उसमें हमें कोई बनावटीपन नहीं लाना है। किसी तरह का बनावटीपन अगर हम लाएंगे तो हम तुरंत पकड़ में आ जाएंगे, कोई हम गलत बोलेंगे, झूठ बोलेंगे तो तुरंत पकड़ में आ जाएंगे। और एक झूठ आपने बोला, उसको छिपाने के लिए आपको 5 और झूठ बोलने पड़ेंगे, तो आप उसी में फंस जाएंगे, अपने झूठ में उलझ जाएंगे और फिर उलझते चले जाएंगे, आपका इंटरव्यू पूरा खराब हो जाएगा। तो आपको रियल रहना है। मैंने आपको बताया था कि इसमें वास्तविकता, सहजता, सरलता जरूरी है। इंटरव्यू में हमें अपने आप को सहज तरीके से प्रस्तुत करना है और बिल्कुल सिंपल रहना है, सरल भाव रखना है और वास्तविक रहना है। जो भी चीजें हम, जैसा हम हैं वैसा वहां पर अपने आप को प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ज्ञान का जो विकास है, ज्ञान में वृद्धि कैसे करना है, क्या क्या हमें पढ़ना है, अब यहां से ये स्टार्ट होता है कि हमें इंटरव्यू में क्या क्या पढ़ना है, किन चीजों का हमें अध्ययन करना है। इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं, प्री का सिलेबस होता है, मेंस का सिलेबस होता है, इंटरव्यू का सिलेबस नहीं। इंटरव्यू का सिलेबस ये है, आपका व्यक्तिगत विवरण पत्र, इसको बोलते हैं डेप, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। डेप जो होता है, डेप में जो जानकारी आपने भरी है वही जानकारी आपसे पूछी जाती है, आपने खुद भरी है वही आपसे पूछ रहे हैं, उसी के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जाता है। तो ये एक सिलेबस है तरीके से, और इसको बहुत अच्छे से तैयार करना होता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से होती है। नॉर्मली ज्यादातर इंटरव्यू यहीं से स्टार्ट होते हैं, आपके डेप से स्टार्ट होते हैं, है ना। आपने फॉर्म भरा होगा, उसमें 6 कॉपी कराई जाती है, 5 या 6 कॉपी आपने कराई होंगी और जमा किया होगा। तो जो 5-6 कॉपी आपने करा के दी है, वही 5-6 कॉपी उनके पास पहुंचती हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं आपका। सबके पास तो रहता है और पत्रक रहता है, उसी से जो है देख करके क्वेश्चन पूछते हैं। 4 से 5 लोग रहते हैं इंटरव्यू लेने वाले, और उसमें एक जो मेंबर होगा वो बोर्ड का चेयरमैन होता है, और वो जो बोर्ड का चेयरमैन होता है वो लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष ही होता है। वो बीच में बैठा रहता है और वही आपसे प्रश्न पूछना स्टार्ट करता है, और वो नॉर्मली स्टार्ट जो करता है वो आपके डेप से स्टार्ट करता है ना। ये निकल, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी जो है कहीं और से स्टार्ट हो जाता है आपका डेप,
है ना। नॉर्मली डेफ से स्टार्ट होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। कभी कभी क्या होते हैं, ये कब होता है, जब लास्ट में इंटरव्यू होता है, लास्ट में वो थक जाते हैं, तो उन्होंने डेफ एक तरफ रख दिया, ये रखा है डेफ, फिर पूछते हैं कुछ भी, है ना, कुछ भी जो है वो पूछने लगते हैं, इधर उधर की बातें पूछने लगते हैं, तो वो फिर दुर्भाग्य है, वो दुर्भाग्य की बात है ना। लेकिन फिर भी डेफ तो आपको अच्छे से तैयार करना ही है। डेफ में जो चीजें आपने भरी, एक एक चीज उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। उसमें स्टार्ट कहां से होता है, उसमें स्टार्ट होता है आपके नाम से। अब ये बता दूं कि डेफ से प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं। डेफ से प्रश्न पूछने के पीछे दो उनके मकसद होते हैं। एक मकसद तो ये होता है कि भाई आपको अपने डेफ के बारे में या अपने बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जब आपको अपने बारे में जानकारी होगी तो आपको अन्य जानकारी भी होगी। जब आपको अपने बारे में जानकारी नहीं है तो अन्य जानकारी फिर कैसे आप कर सकते हैं। पहले तो अपने बारे में जानकारी सबको होनी चाहिए ना। दूसरा ये रहता है कि माहौल जो है थोड़ा सा टेंशन फ्री करने का रहता है ना। जैसे कोई बच्चा क्या है, घबराया हुआ है, नॉर्मली सभी घबराते हैं, चाहे 2 इंटरव्यू दिया हो, चाहे 3 4 दिया हो, लेकिन घबराहट तो होती है, सभी को होती है। तो बच्चा घबराया हुआ रहता है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए, उसको टेंशन फ्री करने के लिए उसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बारे में पूछेगा तो फिर वो थोड़ा सा जवाब ठीक ही देगा, है ना। तो एक मकसद यही होता है कि माहौल जो है थोड़ा सा अनुकूल हो जाए। और ये भी मैं बता दूं कि नॉर्मली जो इंटरव्यू होते हैं उसमें माहौल वो अच्छा रखते हैं। माहौल हेल्पफुल माहौल रहता है, फैमिलियर माहौल रहता है, वो आपको हेल्प करने का प्रयास करते हैं। बहुत कम ऐसा रहता है। जब उस समय गौतम सर थे तो उस समय माहौल थोड़ा सा अलग रहता था। गौतम सर जब मेंबर थे तो उस समय बहुत ही अलग माहौल रहता। हाँ, थोड़ा वैसा नहीं है, उतना नहीं है, वो तो बहुत एक्सट्रीम लेवल का था माहौल। वो तो डेफ ही फेंक देते थे, कई बच्चों को डेफ फेंक दिए कि आपको कुछ नहीं आता। हालांकि वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन थे, बहुत नॉलेज, और हर क्षेत्र का नॉलेज, और हर क्षेत्र का नॉलेज ऐसा नहीं, डेप्थ नॉलेज, बहुत नॉलेज। तो वो तो कोई भी बच्चा आ जाए, किसी भी फील्ड का हो, सभी से वो बहुत क्वेश्चन पूछते थे, टफ क्वेश्चन पूछते थे। अब बच्चा तो क्या बता पाएगा, इतना टफ क्वेश्चन तो कोई बता नहीं पाएगा। तो मतलब उनके इंटरव्यू में कांपते थे बच्चे। मतलब उन्होंने देखा कि गौतम सर का बोर्ड है, हाथ पैर फूल गए, ये हालत हो गई। लेकिन बहुत कम ऐसा होता, आजकल माहौल उतना वैसा नहीं है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि माहौल जो है अच्छा रहता है, ऐसा माइंड सेट करके जाना है, तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। आप डर के अगर एंटर करेंगे रूम में तो आपका इंटरव्यू खराब जाएगा, है ना। तो डेफ से जो है प्रश्न स्टार्ट होते हैं, नाम से स्टार्ट होता है। कभी कभी जो है आपका परिचय पूछ लेते हैं, कभी कभी जो है आपका पता पूछ लेते हैं, मतलब कई चीजें। कई बार पूछ लिया भाई आपका अपना रोल नंबर बताओ, है ना। कई इंटरव्यू में रोल नंबर पूछा गया, अपना रोल नंबर बताओ, आपका आधार नंबर बताओ, ऐसा भी पूछ लिया गया है ना। आप अपना परिचय दीजिए या अपने बारे में बताइए, ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना परिचय याद रखना, मतलब तैयार कर लेना, लिख करके तैयार कर लेना। आप अपना परिचय, प्रॉपर परिचय जो है लिख करके तैयार कर लो और उसको फिर बोलो, किसी को सामने उसके एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि ये चीज ज्यादातर पूछी जाती है। अगर पूछ ली गई तो आपका भाग्य है, सौभाग्य है ना। पूछे नहीं पूछे, लेकिन हमको तैयार करके रखना चाहिए। तो उसमें अब देखिए क्या है कि आपका जो परिचय पूछ रहे हैं, तो ये आपकी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से अपना परिचय देना है, और उसमें कुछ ऐसी चीजें मेंशन करना है जो डेफ पे अंकित नहीं है, डेफ पे मेंशन नहीं की गई, क्योंकि डेफ में जो है कुछ चीजें अंकित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कॉलम ही नहीं। जैसे आपने कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में कुछ पार्टिसिपेट किया किसी प्रतियोगिता में, और उसमें आपको प्राइज दिया गया, मुख्यमंत्री ने प्राइज दिया, राज्यपाल ने प्राइज दिया, अब इसका कोई कॉलम ही नहीं है, तो आप कैसे जो है उसमें डेफ में मेंशन कर पाएंगे। तो वो चीज आपको जो है अपने परिचय के माध्यम से उनको बताना,
है ना। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये सारी चीजों को समाहित करते हुए आपको अपना परिचय देना। मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, माताजी का नाम पहले, फिर पिताजी का नाम। मैं ग्राम, तहसील या जिला यहाँ का निवासी हूँ, है ना। मैंने यहाँ से स्कूलिंग की है, यहाँ इस कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से मैंने बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएससी जो भी है वो किया है ना। अगर आप किसी जॉब में रहे हो तो उसका मेंशन किया जाता है। आपने एनसीसी या किसी खेलकूद में हिस्सा लिया तो उसका मेंशन किया जाता है। फिर हॉबी, उसमें लास्ट में रहती हॉबी है। फिर आपको बताना है कि मैंने जो भी आपकी अचीवमेंट रही हो, जो आपने मेंशन नहीं कर पाई हो टैप में, वो आपको अचीवमेंट जो है मौखिक तौर पर बताना है। और फिर 2023 की मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण करके और इसके इंटरव्यू के लिए आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बस यहाँ पर उसको एंड कर देना। तो इस तरीके से ये पूरा जो है एक क्रमबद्ध रूप से डेफ को आपको तैयार कर लेना, अपना परिचय तैयार कर लेना, ठीक है। क्योंकि ये चीज ज्यादातर पूछे जाने की संभावना है। फिर व्यक्तिगत विवरण पत्रक संबंधी जो जानकारी है उसमें क्या क्या आपको मेंशन करना है, तो उसमें सबसे पहले आपका नाम पूछा जाता है। आपका नाम, आपके पिता का नाम, ये जो है उसमें मेंशन रहता है। तो उससे संबंधित क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं, कभी नहीं भी पूछते हैं। देखो, नाम, सरनेम, पिता का नाम, यहां से तभी क्वेश्चन पूछेंगे जब वो कुछ हटके होगा, कुछ अलग नाम होगा, तब आपको नाम से संबंधित पूछेंगे। कभी कभी क्या होता है, नाम में कोई संधि होती है, नाम में कोई समास होता है, तो वो पूछ लेते हैं भाई आपके नाम की कोई संधि है, आप संधि विच्छेद करके बताओ कौन सी संधि है, उसका मतलब क्या है। पिता के नाम में कोई संधि समास अगर आ रहा है तो उसका आपको ध्यान रखना है, वो आपको पूछा जा सकता है। सरनेम कोई अलग हट करके है या किसी महापुरुष के नाम पर कोई सरनेम है ना, जैसे भोसले है, गोखले है, गांधी है, नेहरू है, इस तरह से। तो इस तरह से अब उन्होंने कोई, मान लीजिए गांधी, तो फिर महात्मा गांधी पर आ जाएंगे, क्योंकि उनको क्या है, कोई पहले से सोच के तो आते नहीं है। डेफ में जो वर्ड उनको दिखा और उसको देखते ही उनके दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है। कोई नाम ऐसा आया, उस नाम से कोई चर्चित व्यक्ति रहा इतिहास में या राजनीति में, या कोई फिल्म इंडस्ट्री में रहा है, या कोई किसी कला के क्षेत्र में कोई फेमस हस्ती हुआ है या हुई है, तो वो जो है आपको पूछ लिया जाएगा उसके बारे में। नाम के पर्यायवाची अगर हैं तो वो नाम के पर्यायवाची पूछ लेते हैं, आपके नाम के, आपके पिता के। तो इस तरीके से चीजें ज्यादातर पूछी जाती हैं। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे ढंग से ध्यान रख लेना। इसकी तैयारी का तरीका ये है कि आप जो है एक डायरी बनाएं, एक रजिस्टर बनाएं, उसमें जिस तरीके से डेप्थ में चीजें मेंशन की गई हैं वैसे आप जो है लिखते जाएं। आप अपना नाम लिखे, फिर उसका मीनिंग क्या होता है, उसमें कोई संधि विच्छेद समास वो आप उसको लिखें, है ना। मैंने जब इंटरव्यू दिए थे उस समय, तो एक इंटरव्यू मुझसे मेरे नाम का मीनिंग पूछा गया, नाम का मीनिंग पूछा था, संधि विच्छेद पूछी थी, तो मैंने वो बताया था अपने नाम का मतलब क्या होता है। मेरा अखिलेश नाम है, तो अखिल धन ईश होता है, इसमें गुण स्वर संधि होती है। तो अखिल का मतलब होता है संपूर्ण, और ईश मतलब देवता, तो संपूर्ण या ब्रह्मांड के देवता। इस तरीके से जो है उसको पूरा बताना होता है। तो वो पूछा गया था, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मुझसे चीज पूछी थी। एक्चुअली मैंने जब इंटरव्यू दिए और हमने इंटरव्यू लिए, तो मैंने जिनके सामने इंटरव्यू दिए और बाद में उन्हीं के बगल में बैठ के इंटरव्यू लिया, ये है सौभाग्य। शोभा दीदी हमारे यहीं पर आई हैं पहले, 2 साल पहले की बात है। तो उनके उस समय ये मेंबर हुआ करती थी, शोभा पैठणकर, और उनके उस समय हम लोग देते थे इंटरव्यू, तो वो थी उस समय मेंबर। और अभी यहाँ पर आकर संस्थान में उनके बगल में बैठ के इंटरव्यू लिए हैं। पीटीसी में भी बगल में बैठ के इंटरव्यू लिए हैं उनके साथ में। हाँ, तो इस तरीके से जो है आपको अपने नाम, अपने सरनेम के बारे में पूरी डिटेल अच्छे से तैयार कर लेनी है। फिर जन्म की तारीख और उसका ईयर
उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ईयर है, जो जन्म की तारीख है, उससे संबंधित कौन कौन से दिवस हैं उनका क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो आपका मंथ है, उस मंथ में कौन कौन से दिवस पड़ते हैं। जो ईयर है, उस ईयर में क्या खास घटना घटित हुई है मध्य प्रदेश में, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं उस ईयर में, तो वो आपको पूरी डिटेल उसमें तैयार करना है ना। जन्म तारीख, उसमें दिवस, जन्म का महीना, उस महीने में किन किन महापुरुषों का जन्म हुआ, कौन कौन से दिवस आते हैं उस महीने में। जो ईयर है, उस ईयर में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं, अच्छी घटनाएं, बुरी घटनाएं, जो भी हो, राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, मध्य प्रदेश स्तर की, तो ये पूरी डिटेल आपको जो है पता होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने बताया कि बने ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन बन सकते हैं, तैयारी हमें करना पड़ेगी। ये एक तरीके से सिलेबस ही है। इसके बाद आता है कैटेगरी। देखो, कैटेगरी में SC है, ST है और EWS, यहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। जैसे OBC है तो OBC के आरक्षण को लेकर के जो विवाद चल रहा है, उसको लेकर के कभी क्वेश्चन पूछे तो पूछ सकता है। बाकी SC ST संबंधी जो योजनाएं हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं ना, जो कैटेगरी के लोग हैं उनके संबंध में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। योजनाएं वगैरह, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, भारत सरकार की योजनाएं कौन सी चलाई जा रही हैं, संविधान में उनके लिए कौन से प्रावधान है, इसके संबंध में जो आयोग हैं उन आयोगों के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। OBC के संबंध में क्रीमी लेयर का प्रावधान पूछ लिया जाता है, क्रीमी लेयर कितना है, SC ST में क्रीमी लेयर नहीं है, क्यों नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना। तो और OBC आयोग जो है उसके संबंध में पूछ ले जाते हैं, संवैधानिक प्रावधान OBC संबंधी। EWS से संबंधित भी जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनके संवैधानिक प्रावधान, इससे संबंधित जो संशोधन हुआ है, संशोधन अधिनियम कौन सा है, क्या क्राइटेरिया है ना, कहां पर प्रावधान जोड़े गए हैं संविधान में। तो अभी EWS को लेकर के चैलेंज भी किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो वो क्या आधार, किस आधार पर चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको खारिज कर दिया था उस चैलेंज को, और उसको मान्य किया है EWS संबंधी प्रावधानों को। तो किस आधार पर मान्य किया, तो यहां से भी EWS जो है उनको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, एग्जाम में। इसके बाद फिर आता है एड्रेस, पता। आप जिस जिले के निवासी हैं तो उस जिले की संपूर्ण जानकारी आपको होना चाहिए। गांव से संबंधित जानकारी, जिस गांव में आप, गांव का नाम आपने लिखा है तो उस गांव से संबंधित खास जानकारी, उस गांव में क्या खास विशेषता है, उस गांव की समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं का किस तरह से आप निराकरण करेंगे। आप अगर पदाधिकारी बन जाएंगे तो आप किस तरह से उन समस्याओं का निराकरण करेंगे, है ना। जिले की ऐतिहासिक जानकारी है, उसकी सामाजिक जानकारी है, आर्थिक जानकारी में कृषि है, उद्योग है, खनिज है ना, और जनजाति संबंधी जानकारी है, सांस्कृतिक जानकारी, वहां पर जो है नृत्य है ना, चित्रकलाएं हैं, रंगकर्म है। तो ये सारी डिटेल जो है आपको गृह जिले संबंधी करनी है। और आजकल ODOP पूछ रहे हैं, तो आपके जिले का ODOP क्या है वो भी पूछ लेते हैं, है ना। एक जिला एक उत्पाद संबंधी जानकारी भी आपको करना है अपने जिले की, है ना। बाकी तो खैर ये तो सिलेबस में ही है आपके, तो पढ़ते ही है, लेकिन आपके जिले की खास तौर से जानकारी ODOP की करना है। तो ये जो है आपके एड्रेस संबंधी पूरी डिटेल होनी चाहिए। तो ये चीज ऐसी है कि जो पूछते हैं जिले के संबंध में जानकारी पूछते हैं, नाम से नहीं पूछे, डेट ऑफ बर्थ से चाहे नहीं पूछे, लेकिन गृह जिला तो पूछते हैं। हाँ, गृह जिले से संबंधित कोई करंट की घटना घटित हुई है तो वो तो पूछते हैं। पुरानी घटनाएं भी पूछ ले, जैसे मंदसौर है, तो मंदसौर जो गोलीकांड हुआ तो बहुत पुराना है, लेकिन आज भी पूछ लेते हैं। झाबुआ में, पेटलावद में जो गोलीकांड हुआ था उसके बारे में आज भी पूछ लेते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनको दिमाग में वो चीज आ जाती है कि ये उस समय घटना, बड़ी घटना कोई घटित हुई, है ना। तो उस जिले से संबंधित कोई घटना हाल ही में घटित हुई है तो कुछ नहीं है। पुरानी घटनाएं भी जो है उस जिले से संबंधित पूछ ली जाती हैं, जो बड़ी घटनाएं घटित हो चुकी हैं, ठीक है। तो अभी मतलब बेसिक जानकारी जिले की पूरी, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, है ना, भौगोलिक पूरी जानकारी आपको करना है। वहां पर नदियां कौन सी हैं, वन कौन से पाए जाते हैं,
कौन सी फसल होती है, कौन से उद्योग धंधे हैं, कौन से खनिज पाए जाते हैं, है ना, कौन सी जनजातियां वहां पर निवास करती हैं, ये सारी जानकारी आपको अपने जिले संबंधित रखना है और इसको अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। मैंने जैसे बताया कि एक डायरी बनाए या एक रजिस्टर बनाए, उसमें पूरा नोट करें। हम लोग जब इंटरव्यू देते तो एक एक चीज नोट करते थे, है ना। फिर आता है शैक्षणिक योग्यता। हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, आपका स्कूलिंग आपकी कहां से हुई है। जैसे मान लीजिए स्कूलिंग जो है सरस्वती शिशु मंदिर से हुई है, बहुत से बच्चे आप लोगों में से किसी ने किया है। हाँ, तो आप ये मानो कि उनकी नजर, अगर मैं जरूरी नहीं कह रहा हूं कि पूछेंगे ही, उनकी नजर अगर पड़ेगी तो जरूर आपसे क्वेश्चन पूछना है, गारंटी है। क्यों पूछना है? क्योंकि उस क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं। ज्यादातर जो मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि वो पहले उसमें रहे हों, विद्या भारती में रहे हों, उन्होंने काम किया होगा, या खुद वो सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़े होंगे, तो उनकी नजर पड़ी कि ये बच्चा सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा है, तो उसके बारे में तो पूछना ही पूछना है, गारंटी। नजर नहीं पड़ी तो बात अलग, कभी कभी जो ध्यान नहीं जाता है, अगर नजर पड़ी तो पूछेंगे। तो उसको अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। सरस्वती शिशु मंदिर, कई बार तो भोजन मंत्री पूछ लेते हैं, भाई चलो भोजन मंत्र बताते हैं, पूछा था, हाँ बताया ना कुछ। तो भोजन मंत्र आपसे पूछा है तो आपको तुरंत पहले आपको शूज उतारने की या सैंडल उतारने की अनुमति लेना है कि क्या मैं सैंडल या शूज उतार सकता हूं, उतार सकती हूँ। क्योंकि आप जो है शूज पहने या सैंडल पहने भोजन मंत्र नहीं बोल सकते। आपने अगर बोलना स्टार्ट किया तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो पूरा इतिहास आपको उसका जानना है। और भोजन मंत्र, बहुत सारे मंत्र होते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर क्यों ज्यादा फेमस है, क्यों अलग है, अन्य स्कूलों से क्यों अलग है, वहां पर क्या खास बात आपको लगी, आपने क्या सीखा, कितने अभी सरस्वती शिशु मंदिर अभी संचालित हैं। एक्चुअली विद्या भारती जो है इसको संचालित करती है, तो सबसे बड़ा ये एनजीओ कहा जाता है। सबसे ज्यादा स्कूल संचालित हो रहे हैं इसके माध्यम। कितने हैं अभी, स्टार्टिंग कब से हुई, किसने स्टार्ट किए, पहला कब बना, कहां बना, ये सारी डिटेल आपको पता होना चाहिए इसके संबंध। किसी नाम से, किसी महापुरुष के नाम से कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है तो उसकी डिटेल आपको पूरी करनी है ना। मतलब कोई ना कोई नाम होता है, किसी कॉलेज का नाम किसी के नाम पर होता है, तो जिसके नाम पर कॉलेज का नाम है उस व्यक्ति, उस महापुरुष की पूरी डिटेल आपको पता होना चाहिए। नजर पड़ी उनको पूछना है, नजर नहीं पड़े वो बात अलग है ना। तो ये पूरी डिटेल आपको पता होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता में क्या क्या पूछा जा सकता है, इस पर हम कल आगे चर्चा करेंगे। ये एक एक चीज मैं जो है आगे बताने वाला हूं। शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत क्या क्या करना है, सरकारी नौकरी में अगर कोई है तो उसकी जानकारी क्या पूछी जाती है, खेलकूद गतिविधि में हिस्सा लिया तो उसकी जानकारी, एनसीसी वगैरह, ये सारी जानकारी आपको कल हम बताएंगे। हॉबी का एक अलग मैं लेक्चर लूंगा कि हॉबी किस तरह से होनी चाहिए, हॉबी में क्या क्या पूछा जाता है ना, क्या आपको तैयार करना होता है, किस तरह से तैयार करना होता है हॉबी होगी। फिर सामुदायिक मुद्दों पर जानकारी, फिर एमपीजीएस, व्यवहारिक प्रश्न, इस तरीके से जो है हमें ये तैयार करना। ये मैंने विषय लिख रखे हैं, तो इनका एक एक करके डिटेल हमें करना। जैसे व्यवहारिक प्रश्न, तो व्यवहारिक प्रश्न किस तरह से प्रश्न होते हैं और कैसे उनको जवाब देना है। सिचुएशनल जो क्वेश्चंस होते हैं, परिस्थितिजन्य प्रश्न, उनमें क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह से हमें उनको जवाब देना होता है। फिर अगर कोई लड़की है, महिला साक्षात्कार दे रही, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। महिलाओं से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस पर हम बात करेंगे, है ना। तो इसमें बचा हुआ जो पोर्शन है आगे कल और परसों 2 दिन में जो है इसको हमें कवर करना है ना।